नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज दिन भर हाथरस के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में कोहराम मचा रहा, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आज सामने आई राजधानी दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हाथरस के लिए कूच किया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज की पूरी कहानी दिन भर की हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, एक तरफ पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है, उसकी दरकार है, परिवार डरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आज खबर यह भी आई है कि डीएम ने सीधे धमकी दी है। एक वीडियो जारी किया गया है परिवार वालों की ओर से और कहा गया है कि दरअसल डीएम पहुंचते हैं मौके पर, कहते हैं मीडिया तो चला जाएगा, मैं ही यहां पर रहूंगा, इसी वजह से आप अपना बर्ताव बार बार नहीं बदले। वो वीडियो भी आपके हम सामने रख रहे हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हो चुका है, क्योंकि आज उनके बड़े नेताओं को दिन में हिरासत में लिया गया था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी बार बार ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उसको वो खत्म नहीं करेंगे। और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय भी हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर जारी है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल हाथरस से जो खड़ा हो रहा है वो यही कि इंसाफ आखिर कब मिलेगा। ये वही जगह है, ये वही जमीन है, ये वही उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहां पर 14 सितंबर को ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना सामने आती है जिससे पूरा का पूरा देश सिहर उठता है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर सामने आती है जब आधी रात को यहां पर खाकी का कोहराम देखने को मिलता है और शव पीड़िता का आनन फानन में जला दिया जाता है, वो भी बिना इजाजत के परिवार वालों के। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ता हुआ चला गया तो योगी सरकार की ओर से कोशिश जरूर की गई, 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। साथ ही ये कहा गया कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, एक घर भी दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तुरंत मामले का निपटारा किया जाएगा और एसआईटी का गठन किया गया। आपको बता दें, आज से एसआईटी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। आज बिल्कुल सुबह सुबह एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम इसी जगह हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची और घंटों तक उनके बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर आपको बता दें कि आगे पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जिस खेत में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, बाजरे के उस खेत में भी जाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ये जो टीम है वो पूरे मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भयावह हैं। ये तस्वीर जो हाथरस से उठी वो अपने आप में देश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और यही पूछ रहा है आज तक इस ग्राउंड जीरो से भी कि आखिर बेटियों के साथ दरिंदगी कब तक। पूछता है आज तक आखिर बेटियों को सुरक्षा कब तक, और पूछता है आज तक कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ कब तक। ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से हम बीते 3 दिनों से उठा रहे हैं और इस पर देश भर का समर्थन भी हमें मिल रहा है, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ सवाल है और इसी वजह से बार बार ये सवाल ग्राउंड जीरो से पूछता रहेगा आज तक। आज दिन भर का पूरा क्या रहा है घटनाक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। हाथरस कांड को लेकर जबरदस्त बवाल है। हाथरस से लेकर देश के अलग अलग कोने में हाथरस की बेटी के साथ बर्बरता और दरिंदगी के खिलाफ इंसाफ की आवाज दिनों दिन बुलंद होती जा रही है। सरकार, प्रशासन और पुलिस के कानों तक इंसाफ की गुहार की गूंज जरूर पहुंच रही होगी, क्योंकि पूछता है आज तक आखिर बेटियों से दरिंदगी कब तक। हाथरस कांड की जांच के लिए योगी सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया है वो पीड़िता के गांव में घटना की छानबीन में जुट गई है। परिवार का बयान लिया जा रहा है, पड़ोसियों से जानकारी ली जा रही है। हाथरस के इस गाँव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें, एसआईटी की टीम बिल्कुल ठीक मेरे बगल में, मैं चाहूँगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पूछताछ कर रही है घर वालों से, क्योंकि 7 दिनों के भीतर उन्हें अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी है। और यकीनन आज का दिन उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सुबह से ही ये टीम यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गाँव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। लेकिन हम मेड़ के रास्ते होते हुए उस घर के ठीक बगल वाले हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सीएम योगी ने हालांकि 25 लाख मुआवजे का ऐलान तो किया है, लेकिन इसी बीच हाथरस के डीएम का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो परिवार को मीडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं और दावा कर रहे हैं
कि पुलिस ही उनका साथ देगी। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हाथरस कांड की जांच के लिए बीजेपी सरकार ने भले ही एसआईटी का गठन किया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में पीड़िता के पिता का वो बयान जारी किया है जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही योगी सरकार पर दबाव डालने की बात कह रहे हैं। थाने लेके पहुंचे गए, योगी से बात करानी, वहाँ लेके वहाँ PWD में उनका पूरा प्रेशर था और क्या कहते हैं वहाँ पुलिस वाले DM साहब ने पूरा दबाव दे के और हमारे 3 आदमियों के साइन करा लिए और उससे हम संतुष्ट नहीं हुए और मेरी जो इसकी केस की बिटिया की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये DM बहुत ज़्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा, पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। हाथरस कांड के बाद यूपी पुलिस बैकफुट पर है। आज तक से बातचीत में ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी ने कहा कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई ही नहीं है। रेप के बारे में कंक्लूसिव रिपोर्ट FSL से आ गई है कि रेप के साइन नहीं हैं, तभी मैं ये बात आपको पूरी जवाबदेही के साथ बता रहा हूं कि उसके पहले भी कंक्लूसिव प्रूफ रेप का किसी डॉक्टर्स ने नहीं दिया था। आज तक के पास पीड़ित लड़की का वो पहला वीडियो और बयान भी है जो 14 सितंबर का है, जिसमें वो संदीप नाम के लड़के का जिक्र कर रही है, जिसमें गला दबाकर मारने की कोशिश की। जबरदस्ती न करने लगता। अच्छा, काहे दबाया गला? चातियों में से कतई काहे से? कले पे, हाथों से? हाथों से। और भी कहीं छोटा है? नहीं, गले पे। गला छोड़ो ना हुआ नहीं। जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो। हाथरस कांड पर जांच जारी है, सियासत भी हावी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज के बाद से देश की बेटियों से दरिंदगी रुक जाएगी? क्या आज के बाद किसी बेगुनाह की असमत को नहीं लूटा जाएगा? शायद जवाब चंद दिनों में मिल भी जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और राजेश सिंघल के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल सिर्फ हाथरस से ही नहीं उठा है, बल्कि राजस्थान से भी मामला सामने आया। लेकिन आपको बताते चले कि वहां के मुख्यमंत्री तो खुद ही ट्विटर पर आकर लगातार सफाई देने लगे और ये कहने लगे कि दरअसल हाथरस में जो रेप हुआ है वो ज्यादा बड़ा रेप है राजस्थान की बजाय। और इसी पर बातचीत करने के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इसी बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है। मेरा सबसे पहला सवाल सचिन जी आपसे यही है, जब आपसे राजस्थान के रेप को लेकर सवाल पूछ दिया जाए, आपकी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो आप लोग हाथरस के रेप को ज्यादा बड़ा बताते हैं और ये कहते हैं कि नहीं 12 में तो छोटा रेप हुआ है। क्या रेप के मामले में भी इस तरह की असंवेदनशीलता राजनेताओं के जरिए हमें देखने को मिलेगी? बेटियों के मुद्दे पर भी इस तरह की भाषा? देखिए, किसी के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, वो घिनौना जुर्म है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो, और उस पर सख्त से सख्त सजा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो दोषी हो। आज सवाल इस बात का है कि हाथरस की जो बच्ची थी उसका आधी रात जानबूझकर जबरदस्ती दाह संस्कार किया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई
प्रधानमंत्री फोन करते हैं तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। और जितना भी घटनाक्रम सामने आया, पहली बार हमने देखा है कि तथ्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में है, आज से 1 साल पहले उन्नाव में भी ऐसी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था। महिलाओं के साथ शोषण होना एक बात है, लेकिन सरकार उसको सीनाजोरी के दम पर सबूतों को नष्ट कर कर, परिवार को धमकाकर, ऐसा किस राज्य में हो रहा है? मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जो हुआ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जो हाथापाई करी गई, जाने से रोका गया। अरे अगर कोई संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए जाना चाहता है, आप क्यों रोक रहे हैं उसको? आपने कर्फ्यू लगा दिया। राहुल जी अकेला जाना चाहते थे, धक्का मुक्की उनके साथ करी गई। वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखला दिया कि मानवता, संस्कार, लोकतंत्र, इंसानियत सबको तार तार करना है और कुछ छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का जिद, इस प्रकार लेकिन का, आपके नेता भी तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे थे ना, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। उनको भी एक हाथरस का मुद्दा मिल गया, उस पर कांग्रेस पार्टी जो 30 सालों से सत्ता में गायब है, उसको दिख गया कि 2022 की लड़ाई तो अब इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी। क्या वास्तव में अगर वो गंभीर थे तो इतने लाभ लश्कर के साथ तामझाम लेकर वो यूपी में प्रवेश करते? चित्रा जी, आप चाहती हैं कि हम सरकार कभी एनकाउंटर कराती है, कभी 2:30 बजे रात को उसका दाह संस्कार हो जाता है, हम सवाल भी ना पूछें। और भाजपा का नेता कोई अगर अपनी संवेदना प्रकट करने जाए, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए कर्फ्यू नहीं है। और विपक्ष का कोई व्यक्ति जाए तो राजनीति है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है। हम कहते हैं आप सिर्फ न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, बहन बेटियों की सुरक्षा दीजिए। राजनीति चुनाव जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आज आपका रवैया क्या है? आपने हर वो कदम उठाया, प्रशासन ने, पुलिस ने, सरकार ने, कि हम सबूतों को दबाएं, आवाज को कुचलें। अगर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहे तो धक्का दें, लाठी मारें, उनको लहूलुहान कर दें। इस प्रकार की दमनकालीन नीति आज से पहले बहुत सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लेकिन इस सरकार ने एक नया मापदंड तय कर दिया है। और आज का दिन बहुत, मैं समझता हूँ, शर्मनाक दिन हम लोगों के लिए रहा। अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते, अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते, तो आप सबकी आवाज दबा देंगे। ये करना चाहते हैं? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और दुहाई देते हैं। सर, बीजेपी के लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं ना कि हाथरस ही क्यों, हाथरस ही क्यों? क्या अपनी सरकार से सवाल पूछा? अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि 12 में इस तरह का मामला क्यों सामने आया है? अगर उनको जाना ही था तो एक नेता यहाँ आता, एक नेता राजस्थान जाता। कभी बलात्कार को छुपाने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत सरकार ने नहीं करी। कभी भी आधी रात को परिजनों से हटाकर शव को जलाया नहीं गया है। कभी भी लोगों ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को रोका नहीं गया है। और आंकड़े छुपाकर, हकीकत छुपाकर अब कहने की बलात्कार हुआ ही नहीं था। नाना प्रकार आपने जिलाध्यक्ष डीएम का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, क्या परिवार को बोल रहे हैं? परिजन भयभीत है, न्याय नहीं मिल रहा उनको, उनका दामन को थामना चाहता है, तो आप उसको राजनीति बोलते हैं। न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? और आप इसको मत। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए सचिन जी, चूंकि आंकड़ों के जरिए भी बहुत सारी बाजीगरी आप जैसे बड़े बड़े नेता करते रहते हैं, तो मैं एक आंकड़ा आपको रखती हूं आपके सामने। ये 2019 का एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये डेटा है। राजस्थान में 5,997 कुल केस सामने आए हैं रेप के, ये आंकड़े। उत्तर प्रदेश में 3,065 सामने आए हैं। तो अगर आप तुलना करेंगे इन आंकड़ों के जरिए, और ये एनसीआरबी का डेटा है, कोई चित्रा त्रिपाठी या फिर आपका नहीं है, ये आंकड़े तो राजस्थान की ओर ज्यादा इशारा करते हैं। कि आप आंकड़ों के जाल में आज के हादसे को छुपाना चाहती हैं। उस बच्ची को रातों रात क्यों जलाया गया, क्यों दाग दिया गया, परिजनों को क्यों परे रखा गया? अंतिम यात्रा का अधिकार हर शव को होता है, वो क्यों छीना गया? आप आंकड़ों का खेल खेलना चाहती हैं। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे, हम न्याय मांग रहे हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब राजनीति करने का मतलब है कि सिर्फ चुनाव की वोट लेनी है, लेकिन किसी की आवाज बनना कोई जुर्म है क्या? आप कह रही हैं 3,000 यहाँ हुआ, 5,000 वहां। मैं कहता हूँ सब बलात्कारियों को सजा हो, सबको सजा की, मौत की सजा दे दो। लेकिन आज जो हो रहा है हमारे सामने, उसको आप कैसे दरकिनार कर सकती हैं? आप कैसे तर्क दे सकती हैं कि इतने 100 यहाँ हुए, इतने 1,000 यहाँ पे हुए? सारे बलात्कारी दरिंदगी हैं, उनको सजा देनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन आप सरकार हैं, आपको न्याय दिलाना है। सचिन पायलट जी, जब आपके मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री तुलना करें और बताएं कि हाथरस का ज्यादा बड़ा, बारा का ज्यादा छोटा, और आंकड़े जो इशारा करें कि राजस्थान में ज्यादा आंकड़े हाथरस के। देखिए मैं आपको बताऊं, हाथरस के विषय की गंभीरता को समझते हुए साहब, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बीते 3 दिनों से दिन रात यहीं से रिपोर्टिंग कर रही हूं। इस वक्त मैं हाथरस में ही मौजूद हूं, और हाथरस की उस बेटी की परिवार की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद करने का काम आज तक नहीं किया है। सचिन पायलट जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं हाथरस में ही मौजूद हूं,
और लगातार 3 दिनों से इस खबर के हर पहलू को दिखा रहे हैं। उस परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं, तो इस विषय की गंभीरता कितनी है इसका अंदाजा है मुझे, क्योंकि इस वक्त भी मैं हाथरस के उसी गांव में मौजूद हूं। सचिन जी, लेकिन मैं समझता हूँ लोकतंत्र में विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है। हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कदम उठाना चाहते हैं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई मंच खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ जाके परिजनों के आंसू पहुंचना कहाँ का जुल्म है? अगर राजस्थान में कुछ हो जाए और भाजपा को नेता आना चाहे तो सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं? गलत बात है। आप सहर्ष बोलिए कि न्याय दिलाएंगे, गलत काम हुआ है, हम सबूत नहीं छुपाएंगे। प्रशासन का रवैया क्या है? धमकी दे रहे हैं परिजनों को, इससे क्या दर्शाते हैं? आपको न्याय की उम्मीद क्या मिल सकती है इससे, बताइए मेरे को आप। बात बलात्कार हुआ, घिनौना अपराध है, कहीं नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं क्योंकि खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश है, लेकिन इससे कुछ हासिल होगा नहीं उनको, कितना भी दम लगा लें। अब वो तो यही बोलेंगे ना, लेकिन मेरा सिर्फ इतना विनम्रता से सवाल आपसे है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, इतना हमारे प्रदेश में हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, अगर यहाँ के जुल्म होता है, बलात्कार, हत्या, जो भी घिनौना जुल्म होता है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो आरोपी उनको पकड़ेंगे, तथ्य सामने आए, जांच पूरी हो। लेकिन आप परिजनों को डराएं, धमकाएं, बल प्रयोग करें, लोगों को मारें, पीटें, आधी रात को शव को दाग दे दें, ये किस राज्य में हुआ आज तक, मुझे बताइए? और क्या छुपाने के लिए किया गया? किस मुंह से आप बोल रहे हैं कि आप न्याय दिलाएंगे? क्या जनता का इकबाल रह गया क्या आपके अंदर? क्या जनता में विश्वास रह जाएगा आपके अंदर? आए दिन आपके प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, बच्चों को बुलाता, और ये हादसा ऐसा घिनौना था। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तो पूरा देश का जमीर हिल गया था। ये ठीक उसी प्रकार का, और हम इतना चाहते हैं कि आप न्याय दिलाइए, आरोपी को पकड़िए, जिम्मेदारी तय कीजिए, जिम्मेदारी कबूल करिए। लेकिन ये क्या राजनीति हो गई कि आप कर्फ्यू लगा देंगे, 144 लगा देंगे, आधी रात में दाह संस्कार कर देंगे, परिजनों को धमका देंगे, सबूत को मिटा देंगे, तो कहां से आपको न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद लेकर एक आम नागरिक जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के पास? यूपी की सरकार को लेकर बहुत सारे आरोप आपने लगा दिया और यकीनन जिस तरह की स्थिति यहां पर पैदा हुई है उससे सरकार सवालों में है, पुलिस प्रशासन सवालों में है। लेकिन मुझे लगता है सचिन पायलट जी, चूंकि खुलकर बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, 2 शब्द जरा अपने मुख्यमंत्री के ट्वीट पर भी करिए कि 12 को और हाथरस को कंपेयर करते हुए उन्होंने जो अपनी बात कही है कि नहीं हमारे वहां 12 में तो स्थिति अलग है। मैं चाहती हूं कि उस पर भी आपको बोलना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, लड़की कहीं की भी हो, उसके प्रति उसी तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, चाहे वो हाथरस हो या राजस्थान का 12 हो। होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इस देश में कहीं पर भी इस प्रकार का शोषण, अपराध, बलात्कार होता है, उस व्यक्ति को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारी सरकार और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, न्याय दिलाएंगे, पीड़ितों का मान सम्मान होगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, और जो इस आरोपी अभी हमने अरेस्ट किए हैं उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वहां का आचरण, व्यवहार और जो सरकार के एक्शंस हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं जो न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि तुलना नहीं कर सकते हैं। बलात्कार तो घिनौना जुर्म हर जगह है, दुनिया, देश, किसी कोने में की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, प्रशासन का क्या रवैया है, इस पर निर्भर करता है कि न्याय 12 का रेप का मामला कम कैसे हो सकता है। सचिन पायलट जी, मुझे तो लगा था कि खुलकर आप मुखालफत करने के लिए गलत बातों की जाने जाते हैं, लेकिन आज भी आपके सुर अपने सीएम के गलत ट्वीट को लेकर नरम नजर आ रहे हैं। 12 का रेप कम कैसे हो सकता है और यहाँ का रेप ज्यादा कैसे? पुलिसिया जो बर्बर कार्रवाई आधी रात को देखी गई वो सवालों के घेरे में है, पुलिस ने जो कुछ भी किया वो सवालों के घेरे में है यकीनन, लेकिन रेप का जो मामला सामने आया है वो कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? सचिन जी, अरे रेप के बाद कार्रवाई की तुलना कर रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार क्या कर रही है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी तुलना करिए आप। और हमारे यहाँ जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है और मैंने आपको कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अति शीघ्र उनको न्याय मिलेगा और सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे उसको, और परिजनों को पूरी मदद हम लोग करेंगे, उनको धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं। आधी रात में जाके किसी को दाह संस्कार करने का अधिकार किसको है? किस धर्म में लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा है कि आप सूर्यास्त के बाद शव को अंतिम संस्कार कर सकते हैं। क्यों किया गया? इसलिए उन्होंने कहा कि तुलना नहीं कर सकते हैं। वहां का जो घटनाक्रम रहा हाथरस का, उसको देश में किसी भी के साथ तुलना करना गलत है, क्योंकि बलात्कार पहले भी हुए हैं। इस घिनौनी हरकत को पहले भी अंजाम दे चुके हैं लोग। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। लेकिन पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो मन में विश्वास पैदा नहीं करता कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। और आज जब हमारे नेता वहां कोई जाना चाहते हैं तो आपको क्या रोकने की जरूरत थी? बलरामपुर में जो हुआ वहां पर भाजपा के नेता पहुंच गए, वहां कोरोना नहीं है।
वहां 144 नहीं लग सकता था। तो ये पक्ष के चक्कर में आप न्याय और जो विक्टिम्स हैं उनको आप न्याय नहीं दिला पाए, ये कहाँ का राजनीतिक निर्णय है। इसलिए आज और खासकर जो बल प्रयोग किया, राहुल गांधी वहां जाना चाह रहे हैं, अकेले जाना चाह रहे हैं, किस कानून के तहत आपने रोका उनको? उनका हाथापाई उनके साथ करी, धक्का देके गिरा दिया आपने। इस प्रकार की निम्न स्तर की राजनीति जो हो रही है, मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता। हम अपनी बात रखते आए हैं और रखते रहेंगे, कोई कितना दमन की राजनीति कर ले, लेकिन अपनी बात को हम हमेशा रखते यकीनन रहेंगे। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस वालों ने धक्का देने की कोशिश की, यकीनन वो सवालों के घेरे में है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब मैं अपना अगला सवाल, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यहाँ की सरकार डर गई, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया? स्पष्ट है जिस प्रकार से सरकार पुलिस ने आज अपना एक रवैया दिखाया है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार भयभीत है, क्योंकि ये दोनों हमारे नेता वहां जाकर अपनी बात रखना चाहते थे और सरकार को जवाबदेही तय करने का काम करना चाहते थे। जिस प्रकार से रोका गया, और पहली बार मैंने देखा है इतने वरिष्ठ हमारे शीर्ष नेताओं को जिस प्रकार से पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। हमने भी विरोध किया है, हम भी सरकार में रहे, विपक्ष में रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव, इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता किसी भी निर्वाचित सरकार को। ये घमंड और अहंकार की राजनीति है, इस पर पूर्ण विराम जनता ही लगाएगी। लेकिन राहुल और उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि पुलिस के रोके जाने के बावजूद वो जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे। पहले वो गाड़ी से आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जब उनको रोक दिया गया तो वो पैदल ही चलने लगे। जब उनसे बार बार निवेदन किया गया कि आप वापस आइए, क्योंकि यहाँ के डीएम ने कहा था कि अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन वो लोग नहीं माने और इस वजह से पुलिस को मजबूरन उनको हटाने के लिए धक्का मुक्की की जो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। ये बड़ा आपने जो शुरू में सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री महोदय घबरा गए हैं, क्योंकि आज हमने जवाबदेही तय करने का मन बना लिया था। अब पानी नाक के ऊपर निकल चुका है। अगर कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, अगर आप किसी के आंसू पोंछ रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, तो आप कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं, किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि अगर किसी विक्टिम के पास जाकर अपना उसका दुख बांटना चाहता है, उस पर अगर यूपी मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, अगर हम चले जा रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं दुख बांटने में? लेकिन वहां रोका गया। अगर 144 लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो 4 लोग नहीं जा सकते, एक व्यक्ति जा सकता है। यही राहुल जी ने कहा, मुझे अकेले जाने दीजिए। लेकिन किस कानून के तहत पुलिस ने आज उनको रोका, उनके साथ मारपीट करके धक्का मुक्की करी, मुझे बताइए। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है क्या? अगर ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। क्या होंगे? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे सचिन पायलट जी लेना चाहूंगी। वो सवाल ये है कि अब तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वापस भेज दिया गया। दिल्ली में आपके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दरअसल कांग्रेस की उम्मीद जग गई है कि 2022 में अब इसी को पकड़ के आगे चलना है। तो क्या अब एक नई तरीके की राजनीति के जरिए यूपी में आगे बढ़ेगी कांग्रेस, ये समझा जाए? करके इस हादसे को उत्तर प्रदेश के चुनाव से मत जोड़िए। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आके सड़कों पर अपना प्रदर्शन किया है, जवाबदेही तय करने का काम किया है। आज भी इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, उसके परिजनों को संतोष मिले, न्याय मिले, इसका संघर्ष हम कर रहे हैं। चुनाव तो पहले भी आए, आगे भी आएंगे, लेकिन ये एक राजनेता का कर्तव्य है विपक्ष में रहकर। एक हम रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारी आवाज को कैसे दबा सकते हैं? और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हो या कल या परसों, आने वाले समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा, न्याय मांगेगा और हम न्याय दिलाकर रहेंगे। संकल्प हमने ले लिया है। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही कि जब बेटियों की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, रेप जैसे जघन्य कांड की बात हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो भयावह चेहरा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां से दिख रहा है, तो खुलकर नेता बोलेंगे और कम से कम बेटियों की सुरक्षा के मामले में एक जैसा बर्ताव करेंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नई संजीवनी मिल गई है। वैसे भी आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि जो दलित वोट बैंक है, चूंकि वाल्मीकि समुदाय से ये बच्ची आती है और इसी वजह से दलित वोट बैंक 22% के आसपास है, क्या उसको अब अपने पाले में लाने की कोशिश, मायावती से शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं। लेकिन आज पूरे दिन कांग्रेस पार्टी के खेमे में क्या कुछ हुआ, कैसे आरोप भी लगे और राहुल गांधी पर धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस वालों ने किस तरह से उनके रोकने की कोशिश की है, राहुल और प्रियंका ने जब हाथरस के लिए कूच किया था, आज पूरे दिन भर कांग्रेसी खेमे में किस तरह की रही खलबली, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जा रहे हैं
एक्सप्रेस वे पर हंगामा, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, पुलिस का लाठीचार्ज। हिरासत में राहुल प्रियंका। हाथरस की जिस निर्भया पर अब सियासत अपने चरम पर है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस की ओर कूच किया तो जंग एक्सप्रेस वे पर आकर सिमट गई। आइए आपको सुबह से लेकर अब तक के पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सुबह करीब 12 बजे राहुल और प्रियंका का काफिला दिल्ली के 10 जनपद से हाथरस के लिए रवाना हुआ। दोनों नेताओं के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सुरजेवाला और कांग्रेस के कुछ और नेता मौजूद थे। करीब 12:50 पर काफिला दिल्ली से डीएनडी पहुंचा, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, जो कि काफिले के साथ जुड़ गए। डीएनडी से होते हुए राहुल का काफिला ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे पहुंचा, जहां पुलिस ने राहुल गांधी की गाड़ी रोक दी और साफ कहा कि आगे जाने की इजाजत। काफिला रुकने के बाद माहौल गर्म होना शुरू हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पैदल हाथरस का रुख कर दिया। राहुल प्रियंका की पैदल यात्रा के साथ सियासत गर्म होती जा रही है। एक बार फिर पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका को रोका। इस बार मामला बहस से शुरू होकर धक्का मुक्की तक पहुंच गया। इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। लंबी तनातनी के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। अरे भाई, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? राहुल प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए। जोरदार नारेबाजी शुरू हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जीप को नहीं मूव करने दिया जा रहा, चारों तरफ से कार्यकर्ता फिर आ रहे हैं। हल्की सी लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा की गई थी। अब देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कि लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, वहाँ पीटा जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं को। लाठीचार्ज किया गया हल्का सा, रोका। देख सकते हैं चोट लग गई यहाँ पे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस जीप से फार्मूला 1 गेस्ट हाउस ले गई, जहां करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी को रोका गया, जिसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नोएडा से अशोक सिंघल, कुमार कुणाल और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज पूरे दिन भर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सियासत किस तरह से चमकती रही ये रिपोर्ट देखी आपने। लेकिन जब भी बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, जब भी उनको आगे बढ़ाकर उनकी आवाज को बुलंद करने की बात होगी, जब भी रेप जैसे जघन्य वारदात की बात होगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात होगी, सबसे आगे रहेगा आज तक। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आज पूरे दिन इस खबर को हमने सबसे प्रमुखता से दिखाया। लगातार पूछता रहेगा आज तक आखिर निर्भया जैसे मामले इस देश में, इस राज्य में, इस प्रदेश में, इस गांव में कब तक। हाथरस के उसी भूलगढ़ी गांव में हमारी मौजूदगी है, पुलिस का पहरा इस वक्त भी है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा पैन करके आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आपको बता दें, आज सुबह से ही मीडिया को बैन किया गया है गाँव के भीतर जाने के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय भी पुलिस वालों की भारी मौजूदगी है। SIT की टीम आज अंदर गई थी और उसने पीड़ित परिवार का पूरा बयान दर्ज किया है। लेकिन इस समय गाँव से थोड़ा दूरी पर हमें रोक लिया गया है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर जो पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं, गांव में घोप अंधेरा है, लेकिन पीड़ित परिवार को बस एक ही चिंता कि इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा। और इसी बात को बार बार ये परिवार कहता हुआ भी, बोलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां पर यूपी सरकार की पैनी नजर अगर किसी एक घटना पर आज सबसे ज्यादा है तो वो यही है, यही जमीन हाथरस, जहां पर लगातार वो अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। हमारे साथ तनुश्री पांडे जुड़ चुकी हैं इस वक्त हाथरस से ही। तनुश्री ने ही सबसे पहले आधी रात की वो भयावह तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। पूरी रात वहां पर मौजूद रहकर के किस तरह से पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आता है और वो सीधे सीधे बिना परिवार की मर्जी के खुद से शव जला दिया जाता है। और इसी को लेकर देश भर में बवाल भी मचा और लगातार यहाँ के पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठे। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि लखनऊ में आप मौजूद हैं,
लेकिन यहाँ के डीएम पर ही सवाल उठ गए। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में बातें जरूर पेश की हैं, लेकिन जवाब ये है कि अगर बार बार इस तरह की स्थिति पैदा होगी, परिवार वालों से जाकर आप ये बोलोगे कि मीडिया जब तक है तब तक तो ठीक है, चला जाएगा तो क्या होगा। इस तरह की स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई है हाथरस में, और यूपी सरकार पूरे मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ी है, क्योंकि आज एसआईटी ने पहले दिन का बयान तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी 6 दिन रिपोर्ट तैयार करने में बाकी है। शिवेंद्र, देखिए चित्रा, यही हकीकत है उत्तर प्रदेश की, और इसमें हर बार जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो पुलिस इसी तरीके से करती है, डराती है, धमकाती है, टालती है, उसको तमाम तरीके के लालच दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं कि किस तरह से वो अपने मुद्दे से हट जाएं। इस मामले में शुरू से लेकर आखिर तक यही हुआ, 14 सितंबर से लेकर के आज तक यही होता आया है। और इसकी बानगी ये डीएम का बयान भी है कि यहाँ पर आधी मीडिया आज चली गई है, आधी मीडिया कल चली जाएगी, हम और आप बचेंगे। यानी वो एक तरीके से समझा रहे हैं कि डील तो भैया आपको हम ही से करना है और हम ही से समझना पड़ेगा। यानी अपरोक्ष रूप से वो बता रहे हैं कि आप जो बयान दे रहे हो सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, उसका भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए वो उस तरीके से अपना रुख दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस के पास कोई जाता है, ये तो तब है जब इतना भयानक, इतना संवेदनशील मामला है। और ऐसे में सोचिए कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई लड़की या कोई गरीब परिवार जाता होगा, कोई अपनी गुहार लेकर के, तो पुलिस वाले किस तरह से बिहेव करते होंगे। इसी तरीके से इसमें बिहेव किया गया, और शुरू से लेकर आखिर तक ये बताते रहे कि कैसे परिवार वालों की गलती थी, कैसे सरकार ने उनका सपोर्ट किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये तक बता दिया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, परिवार वाले लगातार कह रहे हैं। शुरुआत से लेकर 14 से लेकर के 22 तक इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं हुई। हर जगह पर लूप होल, हर जगह पर ऐसे कदम जिससे साफ पता चलता है कि किसी को सहायता करने, मदद करने, न्याय देने की बजाय पूरी कोशिश इस बात में, पूरी ताकत इस बात में कि कैसे इस मामले को हशप कर दिया जाए। और इसी वजह से हर बार सरकार की किरकिरी होती है। कुछ अफसर सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो किस तरह का काम कर रहे हैं, हदें लांघ जाते हैं। और यही इसमें हुआ, जबकि 2:45 बजे रात को उसकी परिवार की मर्जी के बगैर रात के अंधेरे में उस मासूम को वहां पर जला दिया गया। हदों की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और यहाँ की पुलिस और प्रशासन को इस बात का भान होना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त इसी हाथरस में है। सीधे रुक कर लेते हैं तनुश्री पांडे का। तनुश्री, बीते 3 दिनों से आपकी भी यहाँ पर मौजूदगी है, लगातार अलग अलग हिस्सों से आप कवरेज कर रही हैं। अब जब डीएम की ये धमकी सामने आई है, हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ बातचीत करने के लिए गया था, इस तरह का कोई मकसद नहीं था, गलत तरीके से वीडियो बनाया गया, यह उनका पक्ष है। लेकिन आगे बढ़ते हुए परिवार तो डरा हुआ है, उसको अभी भी यकीन नहीं है कि इंसाफ इस पूरे मामले में कैसे मिलेगा। तनुश्री। बिल्कुल चित्रा, यही इस कमरे के अंदर, चांदपा थाने में इस कमरे के अंदर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद को बंद करके बैठे हैं, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी तरीके से अंदर घुसे, हम सवाल पूछते रहे कि सर इस तरीके का स्टेटमेंट क्या आप शोभा देता है आपको? वो ऐसा एक परिवार है इस वक्त जो बहुत दुख में है, इस तरीके के इंसिडेंट से हिला हुआ है, क्या आपको नहीं वहां जाना चाहिए था और उनको सांत्वना देनी चाहिए थी? उल्टा आप उनको डरा रहे हैं। डीएम बिल्कुल चुप थे। दूसरी तरफ हमने संदीप से बात की है। संदीप छोटे भाई हैं विक्टिम के, चित्रा, और उन्होंने मुझे बहुत ही क्लियरली 3 बातें बोली है। सबसे पहली बात उन्होंने बोली है कि परिवार डरा हुआ है, परिवार नहीं खुश है इन्वेस्टिगेशन से, उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और कल जो पिताजी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं हम योगी आदित्यनाथ जी के अश्योरेंस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड है, वो अंडर प्रेशर दिया था। हम पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। नहीं तनुश्री, आपने बड़ी खबर दी, आप ये कह रहे हैं तनुश्री एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है परिवार, और परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आपने ये जानकारी दी? बिल्कुल चित्रा, मैंने खुद भाई से बात की है। संदीप, आप भी उनसे मिली हैं। वो डे 1 से अपनी बहन के पास में बैठे थे, सफदरजंग अस्पताल में उनसे मुलाकात हुई। आज जब मैंने उनसे बहुत कैटेगोरिकली ये सवाल पूछा कि क्या आप इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो अश्योरेंस हुआ है, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि हम नहीं खुश हैं, हमको इसमें सीबीआई की जाँच चाहिए, क्योंकि हमारी बहन अब मर चुकी है, उसका शव हमको देखने तक नसीब नहीं हुआ, पुलिस ने खुद से ही जला दिया। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन से हम खुश होंगे? हमको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हालांकि एसआईटी की टीम पहुंची थी, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, सवाल जवाब हमसे किए, पर हमको यकीन नहीं है यहाँ की प्रशासन पे, यहाँ के पुलिस पे। तो हमको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये मुझे बताया है छोटे भाई ने विक्टिम के। चित्रा,
ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आधी रात की वो अंधेर गर्दी और उसके बाद एक के बाद ये खबर जिस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है, उसने यकीनन सबके सामने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि पूरे मामले में इंसाफ कब और कैसे होगा। फिलहाल आपको बताते चले डीएम का जो वीडियो सामने आया था, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। परिवार वालों से जाके यहाँ के डीएम जो है प्रवीण मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनको ये कहते हैं कि मीडिया तो 2-4 दिन में है, चला जाएगा, मैं ही यहाँ पर रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने सफाई क्या दी है इस वीडियो पर, वो भी सुनिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें हाथरस के चलाई। डीएम साहब का पहले दिया गया वो बयान जिस पर बवाल मचा, आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीएम ने अपनी सफाई दी और उन्होंने सुना कि मैंने तो वहां पर 1.5 घंटे पीड़ित परिवार से मुलाकात करके सिर्फ उनको ये भरोसा देने के लिए गया था कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। लेकिन डीएम के इसी वीडियो पर बवाल भी उठा जब परिवार वालों से वो ये कहते हैं कि 2-4 दिनों के बाद मीडिया तो वापस चली जाएगी। सीधे एक बार फिर से शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, ये हाथरस की घटना तो अपने आप में जघन्य गंभीर है ही, और ऊपर से पुलिस प्रशासन की जो अक्षमता पूरे मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, उसने भी एक अलग ही तस्वीर हाथरस की अब देश के सामने रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो रेप के बढ़ते हुए मामले, चाहे हम बलरामपुर की बात करें, हाथरस जहां पे मेरी इस वक्त मौजूदगी है, आप जहां पर खड़े हुए हैं उससे थोड़ा आगे हम जाएंगे, कई हिस्सों से रेप की घटनाओं के हफ्ते भर के भीतर अगर हम देखिए तो खबरें आई हैं जिसने योगी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कैसे हैंडल कर रही है सरकार अब लखनऊ से? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। शिवेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की महिलाओं को लेकर जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं। खासतौर से दलित महिलाओं को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल के साथ शिवेंद्र के पास लखनऊ में जाऊंगी, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ की ओर से पुलिस वालों को निर्देशित भी किया गया है कि इस तरह के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से बात राहुल गांधी की करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आज पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे थे और यकीनन बहुत समय के बाद उत्तर प्रदेश कूच करने की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रही, ये कूच रही, उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाए। ग्रेटर नोएडा से ही उन्हें वापस भेज दिया पुलिस वालों ने, लेकिन आज तक ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी से बातचीत की है। सुनिए उनकी ओर से यूपी सरकार पर किस तरह के सवाल दागे गए। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है, वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है, विक्टिम को रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे SIT बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं है। जी सर, आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे सर पुलिस के रवैये को?
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे यहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए और लगातार वो ट्वीट के जरिए भी यहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको मिशन 2022 में कांग्रेस पार्टी ने लगा कर रखा हुआ है ताकि यूपी वो जीत सके, आज अपने भाई का साथ देने के लिए प्रियंका भी निकल पड़ी थी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए। उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। जब ग्रेटर नोएडा में उनको रोका गया, जब वो पैदल मार्च कर रही थी, उस समय आज तक संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। सुनिए। The Chief Minister is responsible for the safety of women in the state. There is no way that he can get away with the fact that every single day 11 rape cases of a heinous kind, of this kind, where their bones are broken, they are strangulated, all sorts of things are going on. And nothing is being done. As you must remember that last year we were fighting this fight for the Unnao rape victim. Right. And after that another one happened in Unnao itself. Yes. Thereafter every single day such cases are happening. Yes. And the government, instead of taking action, instead of being sensitive towards the family of these poor girls, yes, is actually putting them through more pain. Yes. They're being kept locked up in their house. Can you imagine the plight of a father who cannot bring his daughter home for the last time? A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद ऐसे इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। किस तरह से सरकार पर सीधे सीधे वो निशाना साधती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी जो वजह वो भी आप जानते चलिए। 2022 की ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश में अब एक अलग ही ढंग से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब इस साल को खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है और उसके बाद नए साल की शुरुआत और फिर 2022 का वो साल जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए बात सिर्फ हाथरस की नहीं है। हाथरस ये वो जगह जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हाथरस का भूलगढ़ी गांव, जहां पर चारों तरफ पुलिस का इस वक्त पहरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं और बात सिर्फ यूपी की ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से अलग हटते हुए एक तरफ बीजेपी शासित राज्य तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य भी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान मामले को एक अलग तरीका बताने की कोशिश की गई कि नहीं, हाथरस का रेप ज्यादा गंभीर है, हमारे वहां तो मामला अलग है। लेकिन मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि रेप जैसे मुद्दे पर कम से कम एक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से ट्वीट करे और अपनी बातें रखे। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए आज की पूरी ये कहानीकार रही। एक तरफ हाथरस, दूसरी तरफ बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, भदोही की तस्वीरें, राजस्थान के बारां की ये तस्वीरें। हर जगह तस्वीर एक जैसी है, हर जगह महिलाओं से बढ़ते हुए अत्याचार और अपराध की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भयावह और डराने वाली। कब तक होता रहेगा महिलाओं पर अत्याचार? बलरामपुर जिले की खौफनाक कहानी सुन लीजिए। दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा की इज्जत लूटी और उसे मार डाला। बताया जाता है कि छात्रा एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, तभी ये संगीन गुनाह हुआ। परिजनों की माने तो दोनों आरोपियों ने छात्रा का अपहरण किया, फिर गैंग रेप को अंजाम दिया। हालत बिगड़ी तो पास के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन लड़की को अकेले देख डॉक्टर ने इलाज से इनकार कर दिया। आरोपियों में से एक किराना दुकान चलाता है, उसी की दुकान के पीछे एक कमरे में हैवानियत हुई। फिर आरोपियों ने लड़की को गंभीर हालत में ही रिक्शे पर बिठाकर उसे घर भेज दिया। वहां उसकी मौत हो गई। वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए। उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल की। राजस्थान के बारां की दो बहनों को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की ये तस्वीरें हैं जो बेहद भयावह हैं। एक आंकड़ा भी आप जानते जाइए। रेप के मामलों में नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर आ जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद केरला। इस तरह की स्थिति है इस देश की। महिलाओं के खिलाफ ये जो अत्याचार है, ये जो अपराध है, वो रुकेगा कब? और हमारे राजनेताओं के सियासी सुर जो रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अलग अलग सुनाई देते हैं, वो एक कब होंगे? लगातार ये सवाल पूछता रहेगा ग्राउंड जीरो से आज तक। हाथरस से अभी के लिए हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।